डियर स्टूडेंट, आज हम इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। माइकोप्लाज्मा एक अत्यधिक बहुआकृतिक जीवाणु समूह का ही जीव होता है, प्लूरोमॉर्फिक होता है। प्लूरोमॉर्फिक मतलब इसकी बहुआकृति, कई अलग अलग बहुत सारे शेप में होता है, इसलिए इसको प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया ग्रुप का ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले लुई पास्चर ने ही इसको 19 सेंचुरी में देखा था। इन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें बोविन प्लूरोनिमोनिया जो होता है वो सूक्ष्म कारकों के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव कारकों के द्वारा होता है। और फिर नोकाल्ड एंड रॉस्का ने 1898 में बताया, इसको आइसोलेट किया। और आइसोलेट करने के बाद इन्होंने बताया कि पहला ज्ञात सदस्य जो है वो है माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस होता है, और ये बोविन प्लूरोनिमोनिया रोग फैलाता है, इसलिए इसका नाम जो है नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको PPLO कहते हैं। और PPLO के बाद इसमें ये जो PPLO होता है ये कई एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी रोग फैलाते हैं। उसके बाद जापानीज जो साइंटिस्ट थे डो, टेरिको, योरा एंड आशुमान ने विवरण दिया कि ये प्लांट्स में विचिस प्रून की जो डिजीज हो जाती है, जिसको पादपों में कुचिसम कहा जाता है, या स्टनिंग हो गई, बौनापन की डिजीज होती है, या बिग बर्ड्स का साइज बड़ा हो जाता है, या फिलोडी हो जाती है, येलो फिलोडी, और या येलो टाइप और फिलोडी हो जाती है, उसका भी मेन कारण जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इनको हम ML लोस भी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका जनरल कैरेक्टर्स में हम पढ़ते हैं कि माइकोप्लाज्मा के अंदर मेन क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये जीव जो होते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की तरह स्टडी किया गया तो ये फ्लोएम टिश्यू में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, मतलब ये इनकी प्रेजेंस जो होती है वो फ्लोएम टिश्यू में होती है, जबकि स्वस्थ पादपों में ये पूर्णतः अनुपस्थित रहते हैं। और इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है, और ये नॉन इन्फेक्शियस कीटों में अनुपस्थित होते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो आपकी ड्रग होती है उससे ये पौधे स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु पुनः रोग उत्पन्न होने पर एमोनो की फिर पुनः प्राप्ति होती है। जितने भी डिजीज प्लांट होते हैं और रोगवाहक कीट जो होते हैं उनके अगर हिट थेरेपी कर दिए जाए तो MMLO जो होता है वो खत्म हो जाता है। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें बोरेल और सहयोगी ने इनका क्लासिफिकेशन किया था, और मेन जो क्लासिफिकेशन जो था उसमें हम देखते हैं कि MLO को इसमें 3 इनकी क्लासेस होती है। माइकोप्लाज्मेटिक फैमिलीज जो होती है वो माइकोप्लाज्मेटिक और एक्लोप्लाज्मेटिक एंड स्फीरोक्लामेटिस के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। जब इनका नेचर और इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा जो है उनमें ये मनुष्य जितना भी ये वाहित जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट मनुष्य मल वाहित होता है, मल, दूषित जल या सड़ी गली मृदा जो होती है उनके अंदर पदार्थों में, या सैप्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर, और पादपों और जंतुओं में ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, और फ्लोएम उत्तक की चालिनी नलिकाओं में ये पाया जाता है। इनमें ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका जो बॉडी का शेप जो होता है वो अंडाकार और गोलाकार होता है। ये प्लूरोमॉर्फिक होते हैं, बहुआकृतिक होते हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीलेपन होने के कारण ये कभी स्टीलेट फॉर्म में हो गए तो कभी ब्रांच फॉर्म में होते हैं, कभी ओवट फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं। इनकी सेल वॉल का निर्माण करने में स्वयं तो असक्षम रहते हैं, लेकिन इनकी बाह्यतम बाहरी जितनी जो होती है वो कोशिका द्रव्य झिल्ली के द्वारा बनी रहती है। ये इनकी कोशिकाएं ग्राम स्टेन के प्रति ग्राम नेगेटिव होती हैं,
और लचीले स्वभाव के कारण ये जीवाणु फिल्टर से भी छन सकते हैं, और जो जीवाणु अधिकतर जिसे जीवाणु छाने नहीं जा सकते। इनकी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन और रिक्तिकाएं इनमें पाई जाती हैं। और इनकी कोशिका भित्ति में कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। साधारणतः ये सिर्फ यूकारियोटिक के स्टेल्स में भी पाए जाते हैं। उनको अपने स्वयं की ग्रोथ के लिए स्टेरॉयल पोषक की आवश्यकता रहती है। सेल फ्री मीडियम में ये ग्रो होते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो होता है, संवर्धित माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन, विनोमाइसिन, सेफलोडोरिन और एंटीबायोटिक्स जो सेल वाल के संचलन की प्रक्रिया को भी रोकती है, इनसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये टेट्रासाइक्लिन जो होती है उसको नष्ट कर देती है। जब इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा की स्वयं की सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, लेकिन इसकी बाह्य भित्ति जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, जो 1 to 3 लेयर्ड है, और इसको लाइपोप्रोटीन होगी। अंदर इसके अंदर डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम जो है, इसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 72S प्रकार के मिलते हैं। सॉल्युबल, साथ साथ में उसमें कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियस मिलती है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये रेगुलर राउंडेड शेप है। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। डबल हेलिक्स डीएनए है, इसमें सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम 72S का, और वेक्टर्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इसमें सभी प्रकार का इसमें प्रजनन की दर बहुत ही अत्यधिक तीव्र होती है और वो 2-3 घंटों में पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा और एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इनके तंतु की कोशिकाएं जो होती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, और हर तंतु जो होता है उससे नई कोशिका का निर्माण, हर जो पार्ट फ्रेगमेंट टूटा है उससे नया तंतु का निर्माण हो जाता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, मात्र कोशिका जो होती है वो 2 समान या असमान कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और वो कोशिकाएं ही वापस नया माइकोप्लाज्मा का निर्माण, सेल का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में इनकी एक इकाई कोशिका के ऊपर एक से एक नई कोशिकाएं बनकर लेयर टू लेयर सेल्स का निर्माण हो जाता है, और ये सेल्स जो होती हैं वो आगे जाके नया माइकोप्लाज्मा की सेल का निर्माण करती रहती है। एलिमेंट्री बॉडीज में जो मदर सेल जो होती है वो फूलकर बड़ी हो गई, और उसका जीव द्रव्य जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है। इनको हम एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं। और ये एलिमेंट्री बॉडी जो होती है, इनका जीव द्रव्य कला जब फटेगी और उसमें से जीव द्रव्य कला के फटने से ये बॉडीज अलग होती है, और इनसे वापस स्वतंत्र रचना का निर्माण हो जाता है, और उसी से ही तंतुमय रचना का निर्माण होता है। इनमें जब हम ट्रांसमिशन की इसकी बात करते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन जो होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, ये मनुष्य और जंतु में मुख्यतः जो ट्रांसमिशन होगा वो बाय एयर के द्वारा होता है। पादपों में मुख्य रूप से ये कीटों के पादपों में मेनली इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, और तैयार करेगी, जैसे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तब, या तब जब उसके ऊपर कोई ग्राफ्टिंग करते समय ही पादप को वो संक्रमित रसों द्वारा संचित करते रहते हैं कीट। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कसकुटा के अंदर भी पादप में कसकुटा जो बेल है, अमर बेल जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी रोगी पादप के से स्वस्थ पादप में रोगाणु संचरित हो जाते हैं। कीटों के अंदर रोगित पौधे से रस ग्रहण करते समय रोगाणु अपनी मुखवा की सैलिवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं, और जब स्वस्थ पौधों में ये उसका रस लेते हैं तो उसके अंदर वो संचित हो जाता है और वो उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इस प्रकार से चंदन के अंदर सैंडल स्पाइक में जेजिस इंडिकस के द्वारा होता है। सिट्रस ग्रीनिंग में डायाफ्रोनिया सिट्राई के द्वारा होता है। सीसम फिलर्डी एफिड्स के द्वारा होता है। कॉर्नस्टर्न डबुलस मेडियस के द्वारा होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हैशिमोनस फाइटिस के द्वारा होता है। तो ये सब
ट्रांसमिशन जो होता है उसमें इस तरीके से हो गया। जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा में जंतुओं में प्लांट डिजीज भी इसके द्वारा हो जाती है, एनिमल डिजीज भी है और ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज आते हैं। तो प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो डिजीज ऑफ प्लांट में जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भी माइकोप्लाज्म के द्वारा होती है। विच इज ब्लूम ऑफ पोटैटो, आलू का कुचिसम डिजीज जो होती है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। विच इज ब्लूम ऑफ लिग्यूम जो है वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। सीसम फिलर्डी है। क्लोवर वेलिसेंस हरित का मतलब लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन नहीं रह पाती हैं। कॉटन वेरिसेंस भी जो होता है वो भी इसके द्वारा होता है। पोटैटो की बिग बर्ड हो गई, पोटैटो की येलो ड्राफ हो गया, या कॉर्न स्टंट डिजीज हो गई। पपाया का बंची टॉप डिजीज जो होती है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। सैंडल स्पाइक डिजीज जो होती है, चंदन का स्पाइस रोग जो होता है वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। स्टाइप डिजीज ऑफ शुगर केन में जो धारियां बन जाती हैं वो भी माइकोप्लाज्म के कारण होती हैं। सिट्रस की ग्रीनिंग और स्टन बर्न हो जाता है, ये सब कारण। तो ये प्लांट डिजीज में अलग अलग निम्न निम्न डिजीज होती हैं। इस प्रकार डिजीज इन एनिमल्स की बात करते हैं तो बोविन प्लूरोनिमोनिया जो होता है उसको पशुओं के अंदर माइकोप्लाज्मा माइकोडिस के द्वारा होता है। और इसी प्रकार से निमोनिया शुगर में कारक माइकोप्लाज्म हायोन्यूमनी के द्वारा होता है। और इसी प्रकार से इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स जो है माइकोप्लाज्मा बॉबीजेनिटलिम्स के द्वारा होता है। संक्रामक एगेंशिया जो होता है भेड़ बकरी के कारक होते हैं ये, और ये माइकोप्लाज्मा एलिगेटिक के द्वारा होता है। साइनटिस जो होता है वो माइकोप्लाज्मा मैलिगेटिस के द्वारा होता है। तो ये एनिमल डिजीज ये होती हैं। इस प्रकार से डिजीज इन ह्यूमन बींग्स में बात करते हैं तो टिपिकल निमोनी जो होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के द्वारा हो गया। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटिस माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है वो माइकोप्लाज्मा ओरल और सेल्वेरियम के द्वारा होता है। इनफर्टिलिटी माइकोप्लाज्मा फर्मेंटिस के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है एक प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया ग्रुप का ही ऑर्गेनिज्म होता है। और इसको हम इसमें मनुष्य से जंतुओं में, मनुष्य जंतु और पौधों में कई प्रकार की डिजीज क्रिएट करता है। और ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर डीएनए अगर है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है डबल हेलिक्स। और इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। थैंक यू।